गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज की वर्कशीट 46 19 अक्टूबर मंडे की है, जो कि तत्वों के वर्गीकरण पे आधारित है। अब हम उसी को आगे लेके चलेंगे। पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था मेंडलीव के बारे में, जिसने 63 तत्वों का वर्गीकरण किया था और उसने जो आधार बनाया था वो था परमाणु द्रव्यमान। लेकिन इस बार और उसकी कई त्रुटियां भी थी, और त्रुटियां आप जानते हैं कि हाइड्रोजन की स्थिति नहीं समझाई गई थी समस्थानकों, यानी कि वो तत्व जिनकी परमाणु संख्या एक जैसी है लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है, तो उनकी स्थिति नहीं समझाई गई क्योंकि एक ही तत्व दो बार आ रहा था। जैसे कि कार्बन, आपने लास्ट टाइम पढ़ा था कि कार्बन दो बार आ रहा था। कार्बन की 12 भी थी और कार्बन की 14 भी थी। तो बताइए कहाँ रखें इसको, दो बार तो नहीं हम कर सकते थे। तो ये एक प्रॉब्लम तो आ ही रही थी सारी की सारी। इसीलिए इन सब कमियों को दूर करने के लिए एक नए वैज्ञानिक ने ये सब किया, और वो था आपके सामने फोटो उसकी आ रही है। जी हाँ, वो है हेनरी मोगले। और हेनरी मोगले ने सन 1913 के अंदर ये तत्वों का वर्गीकरण किया था। ये देखिए 1913 में हेनरी मोजले ने किया था। और कैसे समाधान किया, क्योंकि इसका जो आधार था वो था कि तत्वों का के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। यानी कि जब हम तत्वों को अरेंज करते हैं, ग्रुप करते हैं, उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या का मतलब होता है बच्चों एटॉमिक नंबर, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स कितने उसके हिसाब से उसने करे जो नाभिक में होते हैं। तो उसने द्रव्यमान को नहीं माना। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसके कारण इसका ये सारणी सबसे सफलता प्राप्त की और आज इसकी मान्यता है, एक्सेप्टेड है। ठीक है। और आपका पहला प्रश्न अगर आप देखेंगे, मैं आपको पहले प्रश्न पे अगर पूछूंगी तो पहले प्रश्न में आपसे यही पूछा गया है कि बताइए आवर्त सारणी किसने की थी। तो आपका उत्तर ये फर्स्ट का ही आंसर है, जो आपका आ रहा है कि आंसर 1 है कि हेनरी मोजले ने की थी। और किस आधार पे की थी कि तत्वों का वर्गीकरण किस पर, परमाणु संख्या पे आधारित है। ठीक है, और बढ़ते हुए आरोही क्रम से है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब हम इसके आधुनिक सारणी देखते हैं। ये आपके सामने आधुनिक सारणी आ रही है। आप देखिए इसमें अलग अलग कलर्स यूज हो रहे हैं। पहली चीज आप देखेंगे इसमें कितने तत्व आए हैं आपके सामने, 118 तत्व आपके सामने की सूची है। तो देखिए मेंडलीव से ज्यादा निकल गया। पहली बात 63 थे उसके और 118 तब तक खोज दिए गए थे। अगर आप कलर्स को ध्यान से देखें बच्चों, तो उसमें देखिए हाइड्रोजन का कलर आप देखेंगे, और अगर आप यहाँ पे इधर कलर देखेंगे कार्बन का, ये देखिए जो मैं दिखा रही हूँ आपको कार्बन का, और ये देखिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इसका कलर आप देख रहे हैं सबके एक जैसे हैं जो हाइड्रोजन की तरह है ना। और एक और चीज देखिए, यहाँ पे जो हाइड्रोजन को रखा गया है हमने, वो आप देखो धातुओं के ऊपर रखा गया है। लिथियम सोडियम पोटेशियम जो आपके सामने आ रहे हैं, ये देखिए लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, ये सारे धातु है, धातुओं के ऊपर ही रखा गया है। तो देखिए हाइड्रोजन की स्थिति कितनी अच्छी से समझा दी। इसने कलर वो क्यों रखा, ये समझाने के लिए कि हाइड्रोजन अधातुओं की तरह द्विपरमाणु भी बना देता है। जो मैंने आपको समझाया था कि इसका कुछ गुण धर्म, तो आपको पता है ना, दो हाइड्रोजन के एटम जब जुड़ते हैं तो H2 बना देते हैं, जैसे क्लोरीन बनती है। तो ये वो वाला स्वभाव भी दिखाता है, और धातुओं की तरह ये एक इलेक्ट्रॉन देता भी है। तो देखिए धातुओं के ऊपर रखा गया, तो इसने इन्होंने हाइड्रोजन को एक अलग निश्चित स्थान दे दिया। ये सबसे बड़ी कमी, जो एक कमी थी मेंडलीव के सारणी में, ये हेनरी मोगले ने इस में दूर कर दी। तो आधुनिक सारणी में ये पूछा भी गया है क्या चीज दूर की गई, वो यही चीज दूर की गई, पहली चीज। दूसरा, जितने भी धातु हैं आप देखिए वो सारे एक तरफ हैं, लेफ्ट साइड पर सारे के सारे मेटल्स हैं, यानी कि धातु हैं सारे के सारे। और अगर आप देखें राइट साइड पे जितने भी जा रहे हैं, यहाँ पर राइट साइड पे आ जाते हैं आपके नॉन मेटल्स, यानी कि अधातु सारे के सारे आ जाते हैं। तो कितने अच्छे से ये चीज डिवाइड कर दी इसने। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें एक थोड़ा सा ब्लूइश डार्क ब्लू कलर आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों। मैं भी वही कलर आपके सामने यूज करती हूँ। यहाँ देखिए ये वाला दिखाई दे रहा है जिसमें मेरा ब्लू कलर जा रहा है, बोरॉन। ये देखिए सिलिकॉन। अगर मैं कलर दूसरा यूज करती हूँ तो शायद आपको समझ में आ जाए, मैं ग्रीन कलर यूज करके दिखाती हूँ। बोरॉन देख रहे हैं, सिलिकॉन, ये जर्मेनियम, ये आर्सेनिक, ये ये जितने भी अगर आप देखें सीढ़ी की तरह चल रहे हैं, देख रहे हैं आप, ऐसे करके ऐसे चल रहे हैं, ये कहलाते हैं उपधातु। यानी कि
मेटेलॉइड्स ये वो होते हैं जो धातु और अधातु दोनों की तरह ही स्वभाव दिखाते हैं। फिर इसके अलावा आपको दिखाई दे रहा होगा एक, मैं कलर दिखा रही हूँ, बड़ा लाइट ब्लू, ये देखिए जो मेरा भी जा रहा है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये सारी की सारी निष्क्रिय गैसें हैं यानी कि नोबल गैसेस हैं जिनकी अष्टक पूरा कंप्लीट है। तो लास्ट में इसने ये डाल दिया। ठीक है, अब हम इसके, अगर आप ध्यान से देखें, मैंने आपको पिछले क्लास में हमने आपको समझाया था कि जो भी सारणी होती है उसमें जो लंबाई में चलते हैं उन्हें हम कहते हैं, उन सबको हम कहते हैं ग्रुप्स। तो आपके सामने अगर आप ध्यान से देखें तो कितने ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं। देखिए पहला, अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊं तो ये आपके सामने आएगा, ये देखिए पहला ग्रुप, दूसरा, तीसरा, ऐसे चलते जा रहे हैं हम लोग। ये 12 तक आया, उसके आगे चलते हैं और ये देखिए 18 तक चले गए हम लोग, आप देख रहे हैं। तो 18 ग्रुप्स हैं। तो यानी कि समूह जो है वो 18 है नई आवर्त सारणी के अंदर। ठीक है, और अब हम आते हैं पीरियड्स के ऊपर। पीरियड्स मैंने आपको समझाए थे क्या होते हैं, जो कि क्षैतिज होते हैं यानी कि हॉरिजॉन्टल होते हैं। ठीक है, उसको मैं अलग कलर से दिखाती हूँ आपके सामने। ठीक है, तो ये आपके सामने आते हैं, ये पहला पीरियड, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। तो 7 इसके अंदर पीरियड्स हैं जिनको हम कहते हैं आवर्त। ये हमारी इस आधुनिक सारणी की विशेषताएं हैं। ठीक है, और इसमें आप एक चीज़ और भी देखेंगे, आप इसके अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसके अंदर अगर हम कोबाल्ट और निकल को देखें, धातुओं को अगर आप देखेंगे तो उनकी जो अरेंजमेंट है, आप यह देखिए, ये प्रॉब्लम भी दूर हो गई। आप देखिए इसके अंदर कोबाल्ट जो है आपका वो पहले आ गया, निकल बाद में आया। लास्ट टाइम ये प्रॉब्लम आ रही थी कि निकल पहले आ रहा था, हालांकि उसका द्रव्यमान ज़्यादा था, लेकिन क्योंकि उसके बिहेवियर के कारण, भौतिक गुण के कारण। लेकिन अब हमने लगाया है परमाणु संख्या, और आपको ये जो आपके बीच में नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, कोबाल्ट के ऊपर 27, ये इसकी परमाणु संख्या है। निकल की परमाणु संख्या 28 है, बोरॉन की देखिए 5 है, एल्यूमिनियम की 13 है। तो देखिए इसमें साथ साथ परमाणु संख्या भी लिखी हुई है हर तत्व की आपको। अब आप मेरे ख्याल से, अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए बच्चों कैल्शियम की कहाँ है, तो कैल्शियम की परमाणु संख्या आपको दिखाई देगी, जी हाँ 20 यहाँ पे। और जैसे ही मैं आपको कहूंगी कैल्शियम, तो आपको समझ आना चाहिए मैं धातु की बात कर रही हूँ ना, तो धातु किस साइड पे मिलेंगे, मुझे लेफ्ट साइड पे मिलेंगे। और जितने भी अधातु होंगे वो मुझे कहाँ मिलेंगे, यहाँ देखिए वो सारे राइट साइड पे मिलेंगे। उत्कृष्ट कैसे, लास्ट के ग्रुप, 18th ग्रुप जो होता है, यानी कि सबसे लास्ट में ये नोबल गैसेस का ग्रुप हो जाता है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पे शीट के ऊपर। अब आप देखिए जो चीज़ें हम रिवाइज कर चुके हैं, मैं फिर से बता रही हूँ आपको कि इस नई आवर्त सारणी में 18 वर्ग और 7 आवर्त हैं। आप पढ़ पा रहे हैं इसमें, जिसमें पहले, दूसरे व तीसरे आवर्त को हम लघु आवर्त कहते हैं और बाकियों को दीर्घ आवर्त कहते हैं। ठीक है, 7वां आवर्त अभी अधूरा है, जिसमें कई और भी तत्व अभी खोजे जा रहे हैं। तत्वों को धातुओं तथा धातुओं में हम बांटते हैं, और आपको मैं बता ही चुकी हूँ, लेफ्ट साइड पे सारे के सारे आपके धातु हैं, राइट साइड पे आपके अधातु हैं। और उपधातु या अर्ध धातु जो है वो आपके बीच में, जो आपको मैंने बताया था इस तरह सीढ़ी के रूप में थे, ये उपधातु थे, जिसमें से आपका नाम दिखा रखे हैं, जर्मेनियम, सिलिकॉन और आर्सेनिक। ठीक है, तो क्लियर हो गया, लेफ्ट साइड पे सारे धातु, राइट साइड पे सारे अधातु। ठीक है, और जो सीढ़ी की तरह चल रहे हैं वो उपधातु। ये 3 चीजें मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होंगी आपको। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब आप देखिए इसमें आवर्त सारणी के कौन से दोष दूर किए गए, ये पूछा भी गया आपसे प्रश्न 3 में कि क्या क्या चीजें पूछी गई हैं। कि समस्थानों की सबसे पहले स्थिति को हमने समझा दिया इसके अंदर। ठीक है, और कोबाल्ट जिसकी परमाणु संख्या 27 है और वो निकल की परमाणु संख्या 28 से पहले आ गया आराम से, और परमाणु संख्या से ज्यादा पूर्ण संख्या होती है, और हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में कोई तत्व नहीं आया, और हाइड्रोजन को हमने एक अलग निश्चित स्थान दे दिया। ठीक है, और नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाइड्रोजन की जो स्थिति अनिश्चित रहती थी वो हमारी इसकी दूर हो गई। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पे आप करते हैं कि समस्थानकों की स्थिति जो थी वो भी दूर हो गई। अब आपसे प्रश्न पूछे गए हैं इसके अंदर, पहला, आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था, तो अब आपको पता है, सब आप बता सकते हैं, हेनरी मोगले ने किया था, जो कि आपको मैंने लाइन अंडर फर्स्ट स्लाइड पे दिखाया था। ठीक है, उसके बाद इसका नियम क्या है कि ये परमाणु संख्या पे आधारित है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, परमाणु संख्या को एटॉमिक नंबर कहते हैं, जो कि Z से हम इसको दर्शाते हैं। ठीक है,
यानी कि एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या को। तो जब मैं कहूँ कि अगर मैं कहूँ कार्बन का, अगर मैं कहूँ कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 14 है, तो आप क्या लिखेंगे, आप क्या, या 12, आप, मैं कहूँगी 6 है, तो आप कहेंगे कार्बन का Z इज इक्वल टू 6। Z इज इक्वल टू 6 का मतलब है ये इसका एटॉमिक नंबर है। लेकिन जब मैं कहूँगी आपको इसका, जब मैं आपको कहूँगी इसका परमाणु, जब मैं आपको कहूँगी इसका परमाणु द्रव्यमान 12 है या 14 है, तो वो A हो जाएगा बच्चों। तो ये याद रखना इस चीज़ को। अगर मैं A लिखूँगी 12, तो ये इसका परमाणु द्रव्यमान है, लेकिन जो Z परमाणु संख्या है वो इसकी 6 है। इसकी क्या क्या त्रुटियां, सीमाएं थी, या हमने आपको लास्ट टाइम पढ़ी थी। जो त्रुटियां क्या थी, मेंडलीव की आवर्तसारणी में 3 त्रुटियों का समाधान कैसे किया गया, समस्थानों, क्योंकि हमने बढ़ते हुए परमाणु संख्या के हिसाब से लगाया गया था, तो इसलिए हमारे को समस्थानों की स्थिति स्पष्ट हो गई, हाइड्रोजन की स्थिति स्पष्ट हो गई, और कोबाल्ट और निकल की समस्या को भी हमने दूर कर दिया, और सारे धातु एक तरफ हो गए, अधातु एक तरफ हो गए, उप धातुओं को बीच में अलग से स्थान दिया गया। तो इसके बाद आपसे वही प्रश्न फिर पूछा गया चौथे में कि आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर आपसे पूछा गया कि वे समस्थानों की स्थिति क्या थी। इसमें सब स्थानों की स्थिति, सारे समस्थानिक एक ही जगह पे थे, यानी कि जैसे कार्बन चाहे 12 है चाहे 14 है, लेकिन उनके परमाणु संख्या पे आधारित है, तो उनको एक निश्चित स्थान दे दिया गया। और कोबाल्ट और निकल को कैसे दिया गया, कि कोबाल्ट का बढ़ते हुए परमाणु संख्या जिसकी कम थी उसको 27 वो पहले आया, और निकल बाद में आया 28। इस प्रकार से ये सारे दोष दूर हो गए। मेरे ख्याल से अब आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब आप आराम से सारे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं और आप समझ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।